जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? 14 दिसंबर को बॉलीवुड की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा दिन कि द शोमैन ऑफ इंडियन सिनेमा राज कपूर साहब की 100th ईयर बर्थ वर्सरी थी, जिसको कि बॉलीवुड में एक ग्रैंड स्केल पे मनाया भी गया। और क्यों मनाया ना जाए, राज साहब बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा नाम, फर्स्ट शोमैन। सेकंड शोमैन सुभाष घाई पे तो हमने वीडियो बना ही ली है। आज हम फर्स्ट शोमैन कपूर साहब की ज़िंदगी पे आप लोगों से बातचीत करेंगे और इस बात में आपको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि राज साहब जो अपना एक इतना बड़ा ख़जाना छोड़ के गए हैं अपने फैंस के लिए और सब के लिए, तो वो कैसे हम सब के लिए कारगर हो वो सकता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि 14 दिसंबर 1924 को उस टाइम क्योंकि पाकिस्तान इंडिया एक थे, तो पेशावर शहर में एक थिएटर एक्टर पृथ्वीराज कपूर के घर एक बेटे की पैदाइश हुई, जिनका नाम रणबीर राज कपूर रखा गया। लेकिन उन्होंने अपना नाम राज कपूर ही रखा और वो फिर रणबीर, फिर जब उनका पोता पैदा वो हुआ, तो उसका नाम फिर रखा वो गया। एक बिकॉज आपके फादर पृथ्वीराज कपूर पहले से ही एक थिएटर एक्टर थे, जिनका अपना एक थिएटिकल वो था, वो ग्रुप था। उसके बाद फिर उन्होंने फिल्मों में भी एक्टिंग की और आखिरी दम तक वो हमें फिल्मों में दिखाई वो दिए। तो फ्रेंड्स, थोड़ी सी स्कूलिंग के बाद ही राज साहब को पता चलता गया कि उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में ही अपना एक नाम बना के चलना है। तो फिर उन्होंने, बिकॉज फैमिली पेशावर से बॉम्बे मूव करती गई, तो फिर बॉम्बे में 1935 में कुछ एक दो फिल्मों में अपनी चाइल्ड स्टार एज अपीयरेंस देने के बाद 1947 की वो फिल्म आई नील कमल, जिससे राज साहब ने एज एन लीडिंग हीरो अपने कैरियर का आगाज़ वो किया। और फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे बड़ी जो सोचने वाली बात है, जो कि राज साहब की असल ग्रेटनेस को सामने लेके आती है। देखें, फिल्मों में एक्ट करना या फिल्में प्रोड्यूस डायरेक्ट करना, ये तो बहुत लोगों ने किया है। लेकिन राज साहब की सोच का हम अंदाज़ा इस चीज़ से लगा वो सकते हैं कि सिर्फ 23 साल की एज में उन्होंने बॉम्बे का जो ईस्ट का एरिया है, जिसको हम चेंबूर कहते हैं, वहाँ पर अपनी ज़मीन लेकर तो अपने स्टूडियो की बुनियाद वो रखी, सिर्फ 23 साल की एज में। हमारा 23 साल के आजकल के दौर में जो बच्चा है, वो ग्रेजुएशन ख़त्म कर रहा वो हो कर रहा वो कर रहा वो होता है, और फिर वो सोचता है कि मैं आगे कोई जॉब करूं या अपने करियर का आगाज़ करूं। तो आज से कोई तकरीबन 80 साल पहले राज साहब ने ये ख्वाब देखा कि मैं क्यों ना 23 साल की एज में अपने ही स्टूडियो का मालिक बन जाऊं। तो उन्होंने आर के स्टूडियोज़ के नाम से अपने स्टूडियो का आगाज़ किया 1948 में, और सिर्फ 23 साल की एज में आग फिल्म बना डाली, खुद उसमें एक्ट भी किया और डायरेक्ट भी किया। ये वो टाइम था कि जब बिजली इतनी कुछ ज़्यादा आती जाती थी
और स्टूडियो की छत भी जो है वो नहीं थी। छत के बगैर स्टूडियो ने वर्किंग शुरू की। बड़े लोगों से जो है वो पैसा जो है वो उन्होंने उधार जो है वो लिया, और बड़े लोगों के साथ उन्होंने जो है वो डिफरेंट डिफरेंट लोगों से एडवांसेस लेके अपनी स्टूडियो की बुनियाद रखी, और वो उन्होंने अपनी पहली फिल्म बनाई। आग अनफॉर्चुनेटली बॉक्स ऑफिस पे कोई ख़ास कमाल ना दिखा पाई, लेकिन राज साहब ने हिम्मत नहीं हारी, और नेक्स्ट साल में ही बरसात नामी फिल्म में एक्ट भी किया और उसको डायरेक्ट भी कर जो है वो दिया। तो बरसात में नरगिस जी जो कि सुपरस्टार सुनील दत्त की वाइफ और हमारे टाइम के स्टार संजय दत्त की माँ हैं, उनके साथ उनकी एक आइकॉनिक जोड़ी बनी, जो कि आने वाले दौर तक राज कपूर नरगिस की जोड़ी ने बाकमाल सुपरहिट फिल्म्स जो हैं वो दी। तो फ्रेंड्स, ये वो टाइम था लेट फोर्टीज़ का, कि जब नया नया इंडिया और पाकिस्तान बने हुए थे। स्टूडियो की कोई छत नहीं थी। स्टूडियो दिन के टाइम चलता था, रात को वो बंद कर दिया जाता था। लेकिन राज साहब का जो जुनून था कि मैंने अपना स्टूडियो बनाना है, अपना मालिक खुद बनना है और एक अपना विजन लेकर चलना है, तो वो चीज़ जो है वो हमें उनकी पहली ही शुरू के कामों में दिखाई जो है वो दी। और फिर 1951 की वो लैंडमार्क फिल्म आई, जिन्होंने राज साहब को ना सिर्फ इंडिया बल्कि एशिया का एक बहुत बड़ा सुपरस्टार बना दिया। उस फिल्म का नाम था आवारा, जो 1951 में उन्होंने खुद बनाई और उसमें एक्ट भी किया। आवारा इतनी बड़ी सुपरहिट हुई कि उस टाइम पे जो सोवियत यूनियन था, जो कि अब सिर्फ जो है वो रह गया है जो है वो रशिया, उसमें उन्होंने बहुत कामयाब वो फिल्म जो है वो रही। और राज कपूर का सोवियत यूनियन के साथ एक ऐसा रोमांस चला जो कि उनके लास्ट टाइम तक, उनकी आखिरी फिल्म्स तक वो चीज़ कायम जो है वो कायम जो है वो रही। तो फ्रेंड्स, आवारा फिल्म के बाद राज साहब सिर्फ इंडिया के स्टार नहीं रहे, वो पूरे वर्ल्ड के, एशिया के, सोवियत यूनियन के स्टार बन गए। और उसके बाद वो डिफरेंट डिफरेंट फिल्म जो हैं वो फेस्टिवल्स में वो सोवियत यूनियन जाते थे, सेंट्रल एशियन स्टेट्स जाते थे, ईस्टर्न यूरोप के काफ़ी मुल्कों में जाते थे। तो आवारा के बाद उनकी एक यूनिवर्सल अपील बन गई, और एक यूनिवर्सल स्टार के तौर पे राज साहब को उनके फैंस सब जो हैं वो जानना शुरू हो जो हैं वो गए। और उसके बाद फ्रेंड्स 1955 में एक ऐसी फिल्म आई जिसको आज कोई तकरीबन 70 ईयर्स हो हैं गए, लेकिन आज भी अगर आप वो फिल्म लगा कर देखें तो आपको ऐसा फील होगा कि जैसे ये कोई कल की फिल्म है। उस फिल्म का नाम श्री 420 है। इसमें एक बड़ी सिंपल स्टोरी उन्होंने दिखाई कि कैसे एक गांव का, एक दूर दराज इलाके का एक गरीब सा नौजवान जो है वो शहर आता है, और कैसे दौलत और लालच के पीछे वो अपने आप को ट्रैप करता है, और फिर वो कैसे लर्न करता है कि उसने नाजायज़ दौलत हासिल करने के लिए क्या क्या जो हैं वो मिस्टेक्स की। तो फ्रेंड्स, श्री 420 के गाने प्यार हुआ इकरार जो है वो प्यार हुआ इकरार जो है वो हुआ, आज भी सबके जो है वो ज़ुबानों पे है। और श्री 420 ऐसी फिल्म है जो कि
राज साहब के बाद आने वाले बहुत ज़्यादा फिल्म मेकर्स को भी आज तक इंस्पायर जो है वो करती है कि वो लोग ये कहते हैं, जिसमें बहुत बड़ा नाम सेलिब्रेटेड फिल्म मेकर राकेश रोशन का है, कि आज भी राकेश जो है वो रोशन कहते हैं कि मैं जब भी कोई नई फिल्म शुरू करने जो है वो लगता हूँ, तो मैं श्री 420 को देख के ही अपने अंदर एक ऐसी एनर्जी और डिटर्मिनेशन लेकर आता हूँ कि मैं अपनी कोई नई फिल्म बनाने से पहले हमेशा श्री 420 देखता हूँ। तो फ्रेंड्स, श्री 420 हो, संगम हो, जो भी फिल्म्स हों उन्होंने उस दौर में बनाई, जिनमें वो खुद एक्ट भी करते थे, प्रोड्यूस भी करते थे, डायरेक्ट भी खुद जो है वो करते थे। तो ये वो जो है वो फिल्म्स थी क्योंकि ना सिर्फ इन इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में धूम मचा के जो हैं वो चलती थी। तो अगर आज हम इस बात को क्रेडिट दें कि राज साहब वो पहले कोई इंडियन थे जो कि इंडियन सिनेमा को इंडिया के शोर से बाहर लेकर गए, जिन्होंने पूरे वर्ल्ड को इंडियन सिनेमा से इंट्रोड्यूस करवाया और इंडियन फिल्म्स को वो पूरी दुनिया में डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे लेकर गए। तो इसमें कोई वो दो राय नहीं होगी कि राज साहब वो बंदे थे जिन्होंने इंडियन सिनेमा को पूरी दुनिया में जो है वो पहचान दी। ये वो टाइम था कि जब वो थोड़ा सा चार्ली चैपलिन को भी कॉपी करते थे, आवारा और श्री 420 जैसी जो है वो फिल्म्स में। लेकिन चार्ली चैपलिन को कॉपी करने के अलावा जो उन्होंने थीम्स दी अपनी जो है वो फिल्म्स में, वो हमेशा याद जो है वो रहेंगी। और यहाँ पर एक और बड़ी ज़बरदस्त बात कि जैसे उन्होंने दूसरे जो है वो एक्टर्स को इनकरेज किया कि जो फिल्में उन्होंने सिर्फ प्रोड्यूस की, जैसे कि बूट पॉलिश, जो उस ज़माने में कान फिल्म फेस्टिवल और कहाँ कहाँ नेशनल जगहों पे गई, हालांकि वो 1950s की जो है वो फिल्म है। तो फिर उसके अलावा जिस देश में गंगा जो है वो रहता है और ये सब कुछ जो उन्होंने वो काम की है वो बिल्कुल अनमैचेबल और अनडिनाइबल काम है कि उस ज़माने में अपना स्टूडियो लेकर चलना, दूसरे डायरेक्टर्स को इनकरेज करना कि आप मेरे प्रोडक्शन हाउस के लिए फिल्में बनाएं, मैं आपको इनकरेज करूँगा, नए टैलेंट को इनकरेज करना, और सबसे बड़ी बात कि अपनी एक मखसूस टीम लेके चलना कि अगर फ़िल्म लिखवानी है तो ख्वाजा अहमद अब्बास से, म्यूज़िक दिलवाना है तो शंकर जय के किशन से, सिनेमाटोग्राफी करवानी है तो जो है वो राधू कर्माकर से, साउंड करवाना है तो उनके एक साउंड बड़े मशहूर होते थे, कोई जो है वो खान साहब के नाम से उनका नाम था। तो एक मखसूस टीम लेके चले कि पता होता था कि अगर राज साहब ने काम करवाना है तो उनकी जो टेक्निकल टीम है वो ये है। और उसके बाद फिर काफ़ी फिल्म मेकर्स ने भी ये ट्रेंड राज साहब का कॉपी किया कि अपनी टीम बना के चले कि जी मैं तो अपनी टीम के साथ ही काम जो है वो करूँगा। और फ्रेंड्स, फिर हम सब ने देखा कि 1970 में आप अपनी लाइफ पे एक जुड़ी हुई फिल्म लाए, मेरा नाम जोकर, जो कि उस ज़माने में तो लोगों को सही तरह समझ नहीं आई, लेकिन उसके बाद जैसे वो फिल्म एक कल्ट क्लासिक बनी कि अपनी एक आर्टिस्ट की ज़िंदगी पे एक 4 घंटे की फिल्म बना डाली कि जिसमें 2 इंटरवल्स रखे कि एक जोकर, एक आर्टिस्ट, एक कलाकार, एक फनकार, कि उसको क्या क्या अपनी ज़िंदगी में लाइफ की जो स्टेजेस हैं उन पे किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना जो है वो पड़ता है, वो थीम लेकर आए। लोगों को समझ नहीं आई, लेकिन उस टाइम पर भी फ्रेंड्स सोवियत यूनियन में बहुत बड़ी सुपर हिट हुई। मेरा नाम जोकर इंडिया में नहीं चली, लेकिन इंडिया में भी जब उसको रिलीज़ किया गया
आगे भी जब उसको कहाँ कहाँ लेकर गए, लेकिन वो फिल्म को लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। मेरा नाम जोकर इंडिया में नहीं चल पाई, पूरी लाइफ की सेविंग्स, लाइफ की अर्निंग्स वो मेरा नाम जोकर में लगा चुके थे, और इतने बुरे हालात आ गए हुए थे उन पे कि अपना स्टूडियो उनको गिरवी रखना पड़ा कि मैं अपना स्टूडियो कैसे बचा पाऊँगा, क्योंकि इतने कर्ज चढ़ गया हुआ था। कोई और होता तो फिल्म इंडस्ट्री छोड़ के किसी और काम में लग चुका होता, लेकिन राज साहब ने हिम्मत नहीं हारी, यंगस्टर्स के साथ एक फ़िल्म बनाई, छोटे बेटे को फिल्म लाइन में लाए, अपने बीच वाले बेटे को जो है वो अपना जो है वो ऋषि कपूर को और डिम्पल कपाड़िया के साथ एक बड़ी यंग सी एक फ़िल्म बना दी, बॉबी, जो कि सुपर हिट हुई, और 70s की शोले के बाद सबसे बड़ी सुपर हिट साबित हुई। मेरा नाम जोकर के जो जो लॉस उनको थे, वो बॉबी से उन्होंने पूरे कर जो हैं वो लिए। बॉबी बनाकर साबित कर दिया कि टैलेंट का कोई ऐसी हार नहीं होती कि टैलेंट कभी कम बैक ना कर पाए। बॉबी के बाद भी सिलसिला चलता रहा। सत्वम शिवम सुंदरम जैसी एक बिल्कुल ऑफ बीट फिल्म बना के लाए, और उसके बाद फिर दो ब्लॉकबस्टर फिल्में, प्रेम रोग और राम तेरी गंगा मैली लेकर आए। हालांकि प्रेम रोग और राम तेरी गंगा मैली काफ़ी फीमेल सेंट्रिक जो है वो थी, जो है वो फिल्म्स थी, लेकिन दोनों में उन्होंने अपने जो दो छोटे भी बेटे थे, जो है वो प्रेम रोग विद जो है वो ऋषि कपूर, और राम तेरी गंगा मैली विद राजीव कपूर बना के वो आए, और दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर जो हैं वो रहीं। और ये है कि हमेशा अपनी फिल्म के साथ एक नया ट्रेंड सेट किया, सोसाइटल थीम्स पे फिल्में बनाई, ताकि उस ज़माने में भी अपना कि वो टाइम था कि जब लोगों की कोशिश होती थी कि एक्शन या ऐसी रोमांटिक फिल्में बनाएं कि फ़्लो के साथ फिल्में बने, लेकिन उस दौर में भी जहाँ पे लोग एक्शन फिल्में पसंद थे करते, तो फीमेल सेंट्रिक फिल्में बनाकर अपना एक ऐसा कामयाबी का झंडा गाड़ा कि दुनिया हैरान रह गई कि यार प्रेम रोग जैसी भी कोई फिल्म बन सकती है, राम तेरी गंगा मैली जैसी भी फिल्म बन जो है वो सकती है। अपनी लास्ट फिल्म हिना की प्री प्रोडक्शन स्टेज में थे कि 2 जून 1988 को एक एस्थमा का दौरा पड़ा, जो कि आपके लिए जानलेवा साबित जो है वो हो गया, और ना सिर्फ इंडिया बल्कि पूरी दुनिया का एक अजीम कलाकार हमेशा हमेशा के लिए हम सब से जो है वो रूठ गया। तो फ्रेंड्स, राज साहब को फौत हुए भी तकरीबन कोई 36 साल हो जो हैं वो गए गए हैं, लेकिन आज भी जो राज साहब का फिल्म मेकिंग का स्टाइल है, आज भी जो राज साहब अपना जो काम का वो एक जिसे कहते हैं ना एनसाइक्लोपीडिया जो छोड़ के गए हैं, वो आज भी हम सबको इंस्पायर कर जो है वो रहा है। आज भी फिल्म्स के फैंस, फिल्म मेकर्स, जो लोग नया नया काम शुरू करते हैं, वो सब इनसे सीख रहे हैं कि भाई राज साहब जो काम छोड़ के गए हैं, उनसे हमें क्या ऐसे सीखना है। एक ऐसी लेगेसी छोड़ कर गए कि पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी फैमिली जो है वो इस काम में जुड़ी हुई है, और आज भी राज साहब के जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, और वो इस फील्ड में हम सबको दिखाई जो है वो देते हैं कि उनके पोते, उनकी पोतियाँ और उनके बाकी भी जो फैमिली के लोग हैं, वो आज भी किसी न किसी रोल में उनकी उस लेगेसी को आगे लेकर चल जो हैं वो रहे हैं। तो जो है वो फ्रेंड्स, आज भी मैं इस वीडियो में आपको एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि राज साहब
एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिनको जो है वो समझना शायद आज भी फ़िल्म लाइन के लोगों के लिए, उनके फैंस के लिए मुश्किल है कि वो ऐसे दौर में ऐसा काम कर जो है वो गए हैं, ऐसी फ़िल्में बना गए हैं, ऐसी एक्टिंग कर गए हैं कि लोगों को आज भी समझ नहीं आ रही कि ये कैसा बंदा था जो ऐसा काम भी कर जो है वो गया है। एक ऐसी लाइफ जो कि सिनेमा को डेडिकेटेड थी। वो एक वन मैन शो थे कि एक्टर, राइटर, एडिटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, म्यूज़िक डायरेक्टर, सिंगर, लिरिसिस्ट, सब कुछ हर चीज़ में उनकी एक ऐसी होती थी इनपुट जो कि कोई बंदा भी उसको आज तक मैच नहीं कर पाया। कि जैसे राज साहब ने खोकर फिल्में बनाई, जो कमाया अपने स्टूडियोज़ पे लगा दिया, जो कमाया अपनी फिल्म्स में ही लगा जो है वो दिया। सोते जागते उठते बैठते वो सोचते ही सिर्फ ये थे कि नेक्स्ट फिल्म कैसे बनानी है, क्या स्टोरी होनी चाहिए, किसको ले ले किसको कास्ट करना है, कैसे बनानी है, क्या करना है। तो फ्रेंड्स, आज भी ये बात हम सबके सामने है कि राज साहब जो हमारे लिए बॉडी ऑफ वर्क छोड़ के गए गए हैं, उसको हम लोग कैसे समझें, उसको हम लोग कैसे मैच करें। तो फ्रेंड्स, राज साहब के लिए हम चाहे अगर बोलने बैठें तो दिन से रात, रात से दिन हो जाएगा, लेकिन राज साहब की जो एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, ना सिर्फ इंडियन सिनेमा में बल्कि वर्ल्ड सिनेमा में, वो पहचाननी, वो जाननी हमारे लिए मुश्किल हो जाएंगी। लेकिन आपको पता है कि इस छोटी सी जो हम वीडियो बनाते हैं, इसमें जितना कुछ भी हम कवर कर जो हैं वो सकें, तो वो हम ज़रूर कवर जो हैं वो करते हैं। तो फ्रेंड्स, जाते हुए राज साहब का एक गाना जो मुझे बहुत पसंद है, अक्सर कहीं पे बैठे बैठे इसको हम गुनगुनाना भी शुरू कर जो है वो देते हैं। वो आप सबके लिए लेकर आया हूँ कि प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल, प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। तो फ्रेंड्स, आई होप मेरी आज की वीडियो आपको राज साहब के वर्क को, राज साहब के सिनेमा को अंडरस्टैंड करने में आपको हेल्पफुल होगी, आपको मदद देगी। तो जो है वो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू नेक्स्ट वीक with a new topic. Stay tuned to my YouTube channel. Thank you.